सभी को नमस्कार। आज वापस हम फेसबुक यूट्यूब लाइव पर अवेलेबल हैं। जैसा मैंने बताया था कि आज का सेशन खास रहेगा और आज हम स्पेसिफिकली डायबिटीज़ को कवर करेंगे। डायबिटीज़ को क्यों कवर करना चाहते हैं, इसका एक मुख्य कारण है हमारे देश में डायबिटीज़ के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और आज की तारीख में डायबिटीज़ के केसेस की संख्या है 8 करोड़। देखिए, ये सेशन शुरू होने के पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं डायबिटीज़ के बारे में आपको पूरा पहले एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं सेशन को। तो आज डायबिटीज़ पर सेशन लेने का जो मुख्य कारण है वो है कि हमारे देश में डायबिटीज़ के केसेस डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की तारीख में हमारे कंट्री के अंदर डायबिटीज़ के केसेस हैं लगभग 8 करोड़, और लगभग इससे डबल 14 से 16 करोड़ तक मरीज हैं प्री डायबिटिक, मतलब वो वेटिंग में है कि कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं। और ये देखा गया है कि लगभग 25% प्री डायबिटिक पेशेंट आने वाले 5 साल के अंदर अपने आप को फुल ब्लोन डायबिटिक होने से नहीं बचा पाते और वो फुल ब्लोन डायबिटिक हो जाते हैं। तो अगर आने वाले सालों में इतनी बड़ी पॉपुलेशन डायबिटिक पेशेंट्स की ऐड हो गई तो आप सोचिए कि हमारे पूरे सिस्टम पर कितना बड़ा लोड पड़ेगा। तो लगभग 14 से 16 करोड़ प्री डायबिटिक, 8 करोड़ डायबिटिक और ओबेसिटी, लगभग 13.5-14 करोड़ पेशेंट हमारे यहाँ ओबेसिटी की। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं क्योंकि शुरुआत ओबेसिटी से होती है और वो जाके टर्मिनेट होती है इन फॉर्म ऑफ डायबिटीज, और बीच में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ डायबिटीज के पहले, कुछ डायबिटीज के बाद, जिनका हम जिक्र करेंगे। और आज ये सेशन लेने की एक वजह और है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हाल ही में एक पैराडिम शिफ्ट आया है। हालांकि हम तो कई साल से बोल रहे हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, पर कई डॉक्टर्स इस चीज को इग्नोर करते थे कि ये पॉसिबल नहीं है। पर जब उन लोगों ने सामने देखा, ह्यूमन ट्रायल और रिसर्च पिछले कई सालों के अंदर हुई, तो उनको भी इस बात के बारे में समझ में आया कि जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट अब तक हो रहा था दवाइयों के रूप में, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज का, उसको एक बार रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के साथ में मरीजों के कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स वो रुक नहीं रहे थे, थम नहीं रहे थे। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है, कई कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के पहले, कई डायबिटीज के बाद आते हैं। अगर मैं इन कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा करूं तो जैसे फैटी लीवर, ठीक है, आपका वजन बढ़ना चालू होगा, फैटी लीवर। महिलाओं में पीसीओडी, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, उसके बाद में थायराइड की समस्या, ब्लड प्रेशर, हाँ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैरों के अंदर जलन होना। फिर अगर ब्लड शुगर बढ़ेगा तो कई प्रकार के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, इवन फेस पर एक्नी जैसी समस्या। क्यों होती है? क्योंकि जब डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बिल्ट करते हैं आपके शरीर में डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और 5, 10 और 15 साल के बाद में फुल ब्लोन डायबिटीज आपको तैयार हो जाती है। अब ये जिन कॉम्प्लिकेशंस का मैंने जिक्र किया, ये डायबिटीज के पहले भी आ सकते हैं और डायबिटीज के विदिन 5 इयर्स भी आ सकते हैं। पर जो डायबिटीज में लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो बहुत ही भयानक हैं, सीवियर हैं, और आज हमारे अस्पताल उनसे भरे पड़े हैं। जैसे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, आंखें खराब होना, किडनी खराब होना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, हाथ पैरों के अंदर से घाव का ना भरना, सेंसेशंस का लॉस हो जाना, इम्बैलेंस होना। तो ये सारी इतनी बड़ी समस्याएं हैं जिनके कारण हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, और हमारी सरकार का जो टोटल बजट है हेल्थ का, उसका 70% इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के ऊपर आज जा रहा है। पेशेंट का खुद का घर का बजट बिगड़ जाता है, पेशेंट्स को खर्चा करना पड़ता है, और मेंटल स्ट्रेस जो इन सारी बीमारियों को लेके होता है वो अलग। तो इन सारी चीजों के पीछे जो मूल कारण है, जड़ है, वो क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब अमेरिकन्स ने लगभग 40-50 साल पहले एक रिसर्च करके या ट्रायल करके इस कंसेप्ट को दिया कि यदि कार्डियक प्रॉब्लम्स को घटाना है तो डाइट के अंदर फैट को घटा दीजिए और उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दीजिए। सबसे बड़ी समस्या यही हुई
ये जो गलती की गई, इसके कारण हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, जिसने मोटापा बढ़ाया और ये सारे कॉम्प्लिकेशन लाइन से बढ़ाता चला गया, जिसको अब नोटिस किया जा रहा है। और अब मैं आगे इसी सेशन में आपके साथ में शेयर करूंगा पबमेड का आर्टिकल, जिसके अंदर उन्होंने अब ये एक्सेप्ट करना शुरू किया है पूरी फेटर्निटी ने कि जी हाँ, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है टाइप 2 को, और पहले के जैसा पॉसिबल है कि ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस नहीं है, या क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस की सोच में एक पैराडिम शिफ्ट है। नाउ दिस इज कंट्रोलेबल एंड इवन इसको रिवर्स किया जा सकता है। इसकी हम इन लेंथ चर्चा करेंगे। और अगर आज भी हमने ये नहीं किया तो हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बन सकता है। आज हम डायबिटीज में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, चाइना के बाद में हमारा नाम है। और जो पहले चैंपियन हुआ करते थे अमेरिका, उनको तो हम सालों पहले पीछे छोड़ चुके हैं। ओबेसिटी में भी हम आगे जा रहे हैं और डायबिटीज में तो जा ही रहे हैं। और जब इनके कॉम्प्लिकेशंस ब्लो अप होकर के सामने आएंगे तो हमारे देश के बजट कम पड़ जाएंगे इनको हैंडल करने के लिए। आज अस्पताल इनसे भरे पड़े हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आज डायबिटीज का सेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसमें कई सारे मिथक हैं। लोग सोचते हैं डायबिटीज उनको जेनेटिक्स है, ओबेसिटी जेनेटिक्स है, ऐसा बोल करके उसके ऊपर डाल दिया जाता है और फिर मस्त हो जाते हैं अपने डाइट में, खाने पीने में, लाइफ स्टाइल में, और ये बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो आज ये भ्रम भी दूर करेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज है ये मोर ओवर जेनेटिक इशू नहीं है, ये आपका डाइटरी और लाइफ स्टाइल इशू है। कई पेशेंट्स मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं मेरे पेरेंट्स को भी था, मुझे भी है। तो जब इनको इस बात का पता पड़ता है कि ये तो डाइटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक घर में रह रहे हैं तो सबका फूड स्टाइल एक ही है, तो उनको बड़ा दुख होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स को तो ये मालूम भी नहीं पड़ा कि हमारी लाइफ स्टाइल के कारण ये हो रहा है, और वो बेचारे ऊपर चले गए। तो काफ़ी दुखद होता है ऐसे में सुनना और देखना। तो आज हम ये शुरू करते हैं डायबिटीज़ का सेशन। डायबिटीज़ में खास तौर से इसको 2 या 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है आप लोगों के समझने के लिए। पहला जो एक्चुअली 10% है डायबिटीज़ का, वो है टाइप 1 डायबिटीज़। आपने भी सुना होगा, ये लगभग 10% मरीजों में होती है और इसमें 30 साल के नीचे या 20 साल के नीचे के पेशेंट्स होते हैं। जेनेटिकली ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, टाइप 2 नहीं होता, टाइप 1 जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है। और मोस्टली केसेस 20 साल के नीचे, अदरवाइज 30 साल के नीचे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पेनक्रियाज में, जो हमारे पेट के पास में एक छोटी सी ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, उसमें बीटा सेल बर्नआउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून इशू। मतलब हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है और बीटा सेल को डैमेज कर देता है, जिससे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता और ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज। इसके 10% केस हैं। 90% केसेस या 80 to 90% केसेस जो हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज के। टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली 30 साल की उम्र के बाद में देखी जाती है और इसके अंदर ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करती है। ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, बहुत कम केसेस में जेनेटिक इन्फ्लुएंस देखा जाता है टाइप 2 डायबिटीज में, हार्डली 5-10% केस में। अदरवाइज मोर ओवर आपका ये डाइटरी इशू है और इसके अंदर आपके शरीर में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है या आगे जाकर के बीटा सेल डिसफंक्शन होता है। बीटा सेल डैमेज नहीं होता, बीटा सेल डिसफंक्शन होता है, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनता है, पर आपके शरीर में सेल के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस होता है जो कंट्रीब्यूट करता है आपके खून में शक्कर के बढ़ने को। और तीसरी टाइप होती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। आपने अक्सर सुना होगा प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज हुआ, प्रेगनेंसी के बाद में ठीक हो गया। कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के बाद में भी अगर डाइट में केयर नहीं ली जाए, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो कंटिन्यू हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज कंटिन्यू हो जाती है। पर अगर डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेंगे तो गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज है उसको ठीक किया जा सकता है, वो उसी समय रिवर्स हो जाती है। और इसी में ही एक और वैरायटी आती है मैच्योरिटी ऑनसेट
डायबिटीज इन यंग, जिसको MODY बोलते हैं, मोडी बोलते हैं, तो वो भी एक कारण है। उसके अंदर इंसुलिन आपके शरीर में लिमिटेड अमाउंट में बनता है। तो यदि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगे तो आपकी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाती और ब्लड शुगर बढ़ जाती है। पर एक आम इंसान के लिए दो तरह की है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बन नहीं रहा, टाइप 2 में जरूरत से ज्यादा बन रहा है। 30 साल के ऊपर के लोगों को होता है। 80 to 90% पेशेंट इसी से सफर करते हैं। ये आप लोग अपने ध्यान में रखें। अब सवाल यह है कि इंसुलिन, इसका रोल क्या है, इंसुलिन क्यों बीच में आ गया? तो जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट मीठा भी होता है, फीका भी होता है, जैसे चावल में या चपाती में। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो पेट में जाकर के जो मीठा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जैसे शक्कर, तो ये टूट करके या तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे, और जो फीका कार्बोहाइड्रेट है जैसे स्टार्च, वो भी टूट के ग्लूकोज बना के खून के फ्लो में पहुंच जाता है। तो ये ग्लूकोज आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ गया जो आपने खाया। अब ये ट्रैवल करता है ब्लड में और पेनक्रियास जो ग्लैंड जिसका अभी मैंने नाम लिया था उसके अंदर जाता है। यहां पर बीटा सेल इस ग्लूकोज के इन्फ्लुएंस में इंसुलिन करके एक हार्मोन निकालती है। ये इंसुलिन और ग्लूकोज, अब ये दोनों साथ में ट्रेवल करते हैं आपके पूरी बॉडी के अंदर। और इंसुलिन का काम क्या है? ट्रिलियंस ऑफ सेल पर जाने का, वहां पर उसका रिसेप्टर होता है, वहां पे अटैच होने का, मतलब एक तरह से ताले की चाबी खोलने का, ताला खोलने का। तो एक चाबी का काम करता है, जो इंसुलिन है चाबी का काम करता है, ताले को खोलता है, गेट ओपन होता है ग्लूकोज के लिए, और ये ग्लूकोज अंदर सेल के अंदर चला जाता है। वहां पर एक भट्टी लगी है जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस भट्टी के अंदर इस ग्लूकोज को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, जो आप सांस में ले रहे हैं। सांस में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स से आपके ब्लड में जाती है हार्ट के होते हुए। तो ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर के एनर्जी पैदा करते हैं जिससे हम अपने दिन भर की एक्टिविटी कर पाते हैं। अब अगर ये इंसुलिन होगा नहीं तो क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो उस भट्टी में इसको जला नहीं पाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ये खून में पड़ा रह जाएगा तो इसकी मात्रा खून में एलिविएट होने लगेगी। तो ये दो स्थिति में आमतौर पर हो सकता है। पहला कि वो इंसुलिन शरीर में बने ही नहीं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज। दूसरा, ये इंसुलिन उस ताले पे जाकर के बराबर से बैठ ही नहीं पाए, या चाबी अंदर घुसे ही नहीं मान लीजिए ताले में, तो आप ताला कैसे खोलेंगे, गेट कैसे खुलेगा? तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज में। अब जब खून में शक्कर बढ़ने लगती है तो ये शक्कर वापस पेनक्रियास को जाके सिग्नल देती है कि भाई खून में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो वो और इंसुलिन बनाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ताला नहीं खुल रहा इंसुलिन नाम की चाबी से, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज। तो होता क्या है हमारे बॉडी में, इसे आप समझें। जब हमने खाना खाया नॉर्मल क्वांटिटी में तो बॉडी में ग्लूकोज गया, ये ग्लूकोज खून में गया, इंसुलिन निकला, सेल के अंदर ग्लूकोज चला गया, एनर्जी मिल गई, काम खत्म, पूरा ग्लूकोज खत्म। अब समस्या कहां शुरू हुई? हमने ग्लूकोज ज्यादा खाना शुरू कर दिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमने हमारी डाइट में बढ़ा दिए। जैसे एक आम हिंदुस्तानी 250 से 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पर डे खाता है। अब ये बढ़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट जब खाएगा, अगर 200-250 ग्राम खाएगा तब तो गाड़ी चलती रहेगी, पर जब ये 250 से 400 ग्राम पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में सेल के अंदर भी अधिक मात्रा में ग्लूकोज जाता है इस इंसुलिन के द्वारा। जब आप ज्यादा ग्लूकोज खाएंगे, खून में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो इंसुलिन भी ज्यादा बनेगा, सेल में ज्यादा इंसुलिन ग्लूकोज को घुसाएगा। तो ग्लूकोज जब सेल में जाता है तो सेल ने बोला भाई आज दिन भर का काम खत्म हो चुका, अब ये जो ग्लूकोज आया ये तो एक्स्ट्रा है, हमने तो नहीं मांगा था, पर आपने चूंकि खा लिया है तो अब सेल बोलती है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज का हम क्या करें। तो वहां पर सेल, क्योंकि बॉडी में 700 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज नहीं रह सकता, ऊपर वाले का सिस्टम ऐसा है,
तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में, इसलिए मोटापा बढ़ने लगा, सेलों की संख्या बढ़ने लगी, सेल का साइज बड़ा हो गया, आपका भी साइज बड़ा हो गया, आपके ऑर्गन्स का साइज बड़ा होने लगा। ऑर्गन से आप कोरिलेट करेंगे प्रोस्टेट को आगे जाके, हाँ, तो ऑर्गन्स का साइज बड़ा होने लगा। तो ये होने से क्या हुआ, ओबेसिटी आ गई। अब ओबेसिटी आ गई तो खेल तमाशा शुरू यहीं से ही। तो ये 5 से 15 साल ले लेता है। अब क्या होता है, जब सेल में ज्यादा ग्लूकोज आ गया, फैट में कन्वर्ट हुआ, तो सेल बोलेगी भाई कल मत आना इतना सारा ग्लूकोज लेके। इंसुलिन को मना करेगी कि भाई कल इतना मत लाना आप। अब हम तो खा रहे हैं उतना ही, 250 से 400 ग्राम, तो अगले दिन वापस ग्लूकोज ज्यादा, इंसुलिन फिर ज्यादा। अब ये कैसा हो गया, मैं 1 गिलास पानी तो पी सकता हूं आराम से, पर अगर मेरे को बोला जाए कि भाई आप तो 2 गिलास पानी पीजिए, तो चलो एक दिन मैंने आपकी रिक्वेस्ट मान ली, दूसरा गिलास पी लिया आपके प्रेशर में आकर के। पर अब तीसरे दिन मैं फिर रजिस्ट करूंगा, नहीं 3 गिलास में एट ए टाइम नहीं पी सकता। उसी तरह से सेल रजिस्ट करने लगती है इंसुलिन को कि नहीं, मैं इतना ग्लूकोज अंदर नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने अंदर ऑलरेडी जो आपने एक्स्ट्रा भेजा था फैट में बदल दिया। मेरे पास में जगह नहीं है काम करने के लिए, मेरी सेल पूरी तरह भर चुकी है और भाई तो ठोके जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, सेल रजिस्ट करती है इंसुलिन को। तो इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनता है। अब जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा, खून में शक्कर थोड़ा सा बढ़ेगा, ये जाके पेनक्रियाज को बोलेगा, तो पेनक्रियाज और ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाएगा। तो ये कारोबार 10-15 साल चलता रहता है। एक दिन जाकर के पेनक्रियाज भी बोल देता है भाई अब ये भाई के हिसाब का मैं इंसुलिन नहीं बना सकता, भले ही ये मोटे हो चुके हैं, रोज के रोज कार्बोहाइड्रेट दबा के खा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस दिन आपके खून में शक्कर की मात्रा एस्केलेट होनी शुरू हो जाती है। अब ये होने के पहले कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं और ये होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसका मजा देखिए। तो पहले क्या होता है, जब इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है तो महिलाओं में पीसीओडी, खून में शक्कर बढ़ रही है तो जगह जगह पे इंफेक्शन, फंगस हो गया या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, यूरिन में इंफेक्शन हो गया, चेहरे पे मुहासे, एक्नीज आ गए, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि जब शक्कर ज्यादा मात्रा में, खून की नली है, इसमें जब शक्कर ट्रेवल कर रहा है ज्यादा मात्रा में, तो वो क्या करता है, खून की नली को डैमेज कर देता है। ये डैमेज नली के अंदर जाकर के कोलेस्ट्रॉल बैठता है और इसको रिपेयर करता है। जब इसको रिपेयर कर देगा तो ये खून की नली का साइज छोटा हो गया। यहां सारा खेल तमाशा चालू होता है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि खून की नली पतली हो गई, अब हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है खून को पंप करने के लिए, तो वहां ब्लड प्रेशर चालू हो गया। अब यही जो आपके हाथ पैरों की नसें हैं जो ब्रेन को सिग्नल लेके जाती हैं, उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला इन खून की नलियों से, तो वहां हाथ पैरों में जलन चालू हो गई। थायराइड स्टार्ट हो गया अलग से जैसे ही वजन बढ़ा। फैटी लीवर हो गया, क्योंकि फैट जगह जगह इकट्ठा हो रहा है तो लीवर में भी इकट्ठा हो रहा है, बाकी के ऑर्गन में इकट्ठा हो रहा है। तो क्या क्या समस्याएं आने लगी, ओबेसिटी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, न्यूरोपैथी और इन्फेक्शन। ये 6 प्रॉब्लम पहले आने लगती हैं जो मोटी मोटी हैं। बारीक तो जो बारीक प्रॉब्लम्स हैं वो तो अलग हैं, छोटी प्रॉब्लम्स अलग हैं, पर ये मेजर 6 हैं। अब ये या तो डायबिटीज आने के ठीक पहले या डायबिटीज आने के 4-5 साल के अंदर आपके शरीर में आने लगती हैं। मैं किसी भी डायबिटीज के मरीज को बात करता हूं तो पूछता हूं डायबिटीज के जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं उनमें से कोई आपके शरीर में है क्या, तो जब इन 6 का नाम लेता हूं तो 1-2 तो हर एक के शरीर में मिल ही जाते हैं। अब जैसे ही आपके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ी तो इससे आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या हुआ, जब शक्कर बढ़ गई तो शरीर बोलता है भाई इतनी शक्कर नहीं चाहिए, तो वो यूरिन से निकालने लगता है कि भाई यूरिन से इसको बाहर फेंको, तो आपको रात में बार बार यूरिन आएगा। खून का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया शक्कर ज्यादा होने से, तो वो आसपास के टिश्यू से पानी सोख लेगा, तो पानी आपके शरीर में कम होने लगेगा, तो आपको प्यास लगेगी, बार बार आप पानी पियोगे, बार बार यूरिन करोगे। फिर क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो उससे क्या होगा,
जब कोशिकाओं को ताकत नहीं मिलेगी तो आपका ब्रेन भी बोलेगा भाई कुछ खाओ, भूख लगी है, ताकत नहीं मिल रही है। आप खाना चालू करोगे तो बार बार आप खाओगे, मतलब भूख बार बार लगेगी। परंतु अब शरीर आपको जिंदा रखने के लिए कहीं से तो एनर्जी लेगा, शक्कर तो कोशिका में जा नहीं रही, तो वो क्या करता है, जो फैट स्टोर किया था, जो आपने इतने सालों में फैट स्टोर किया था, वो उसे कंज्यूम करना सेल चालू कर देती है। तो जब ये फैट यूज होने लगता है, वजन घटने लगता है। अब मरीज घबरा जाता है कि यार मैं खाना ज्यादा खा रहा हूं, वजन मेरा घट रहा है पिछले महीने भर से या 15 दिन से, बार बार भूख लग रही है, बार बार प्यास लग रही है, रात में बार बार सुसु करने जा रहा हूं, यार ये हो क्या रहा है शरीर में। तो जब ये भाई डॉक्टर के पास में पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट कराओ। अब ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें तो ब्लड शुगर रॉकेट 200, 300, 500, 400। तो डॉक्टर ने बोला भाई आप तो डायबिटिक हैं, अब आपको तो दवाई देनी पड़ेगी। अब ये दवाई क्या करती है, दवाई आप जैसे ही खाते हैं तो ये 3-4 जगह काम करती है। पहला काम क्या करती है, आपके शरीर में जो इंसुलिन पहले से बढ़ा हुआ था, ध्यान देना ये बहुत जरूरी है, पहले से जो इंसुलिन ज्यादा बन रहा था 2 गुना 3 गुना, ये भाई और उसको बढ़ाते हैं कि अब और हम इंसुलिन बढ़ा रहे हैं। मतलब 1 गिलास पानी जो आप पहले पीते थे, हमारे कहने पे आपने दूसरा पी लिया, अब तीसरा पिलाने के लिए हम आपके ऑफिस के और लोगों को लेके आए थे, अब आप नहीं पी रहे हैं चौथा गिलास पानी का, तो हम आपकी वाइफ को भी बुला लेते हैं। मतलब अब दवाई आ गई बीच में। अब ये दवाई क्या करेगी, पैनक्रियास से और इंसुलिन बढ़ाएगी। देखिए ये सब गलत हो रहा है पर हम करते जा रहे हैं, तो ये इंसुलिन और बढ़ा देती है। दूसरा क्या करती है, लिवर को बोलती है भाई ग्लूकोज खून में मत छोड़ना, क्योंकि ऑलरेडी खून में ग्लूकोज बहुत है। कुछ दवाइयां काम पेट पे करती हैं, पेट से एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का रोकती हैं। कुछ दवाइयां किडनी से ग्लूकोज को बाहर फेंकना शुरू करती हैं। तो अलग अलग रोल रहते हैं, पर एज ए होल सबसे पहले क्रक्स ये है कि इंसुलिन की मात्रा को और बढ़ाती है, क्योंकि वो की है। तो जब इंसुलिन और बढ़ गया तो अब हमारी मिसेज भी आ गई, भाई 1 गिलास पानी और पी लीजिए, हमारे ही कहने पे पी लीजिए। तो अब भाई ठीक है यार, तुम्हारा कहना कैसे टालें, चलो पी लेते हैं। 3 गिलास की जगह 4 गिलास पानी हो गया, हम तो भरे बैठे हैं, पर सनम ठीक है, अब वाइफ को मना नहीं कर सकते तो पी लिया। तो अब गोलियां चालू हो गई। अब मरीज ने फिर ठपाठप ठोकना चालू किया, ले आओ आने दो कार्बोहाइड्रेट, तो फिर उसका पार्टी चालू। अब ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गई, भाई साहब खुश हो गए, डॉक्टर ने एकदम मस्त दवाई लिख करके दी है। 6 महीने बाद फिर डॉक्टर के पास जाके खड़े हो गए, क्योंकि वो रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा था। आप रोज 4 गिलास मेरे को पानी पिलाएंगे मेरी वाइफ को सामने खड़ा करके, तो एक दिन तो मेरे को बीवी को भी मना करना पड़ेगा कि अब नहीं पी सकता, भाई तुम ही पी लो। तो सेल फिर सरेंडर कर देती है, बोलती है भाई अब ना होगा। फिर आप डॉक्टर के पास पहुंच गए। अब डॉक्टर ने क्या किया, 1 की जगह 2 गोली, 2 की जगह 3 गोली, अब ये 1 के बार की जगह 2 बार, 2 बार की जगह 3 बार। तो ये भर भर के पैनक्रियास जो है उसको पूरा निचोड़ डालते हैं। मतलब क्या हो गया, बीवी को तो बुलाया, मेरे साले को भी बुला लिया कि अब तो इसकी सुनोगे, बीवी का भाई। हाँ, फिर उसके बाद में मेरे मदर फादर को भी बुला लिया। मदर फादर कौन है, अब वो आगे इंसुलिन, वो भी मैं बताता हूं। तो अब ये जब हुआ सिस्टम, तो आपका फिर एक दिन आप डॉक्टर के पास खड़े हो गए, साहब 3 गोलियां ले रहा हूं, 4 गोलियां ले रहा हूं, 3 टाइम ले रहा हूं, तो भी ये नहीं हो रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना बढ़ चुका है, क्योंकि आपने एक ही जगह काम किया इंसुलिन बढ़ाने पे। तो जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे पैनक्रियास बोलता है अब ना होगा हम पे। तो कुछ सेल तो बर्नआउट हो जाती हैं, कुछ सेल बोलती हैं भाई हम तो हड़ताल पे हैं, हम तो घर में बैठे हैं। मतलब डिसफंक्शन ऑफ बीटा सेल, कुछ बर्न होती हैं तो कुछ डिसफंक्शन ऑफ बीटा सेल में चली जाती हैं, उनका फंक्शन शट डाउन हो जाता है। जैसे कोविड के टाइम पर आप देखते हैं, वायरस के कारण कुछ समय के लिए ब्लड शुगर बढ़ती है, कुछ समय के बाद में नॉर्मल हो जाती है। इसको पूरी तरह से साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए, तो ये डिसफंक्शन में चली जाती हैं। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा तो आ जाओ, अपने पास में तो एक और तीर कमान है, बढ़िया सा तीर है, आ जाओ आप। अब हमारे माँ बाप भी आ गए पानी पिलाने के लिए कि भाई अब तो आपको 5वां गिलास पीना ही पड़ेगा। मतलब बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है वो भले कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है, बाजू छोड़ो, अब हम आपको इंजेक्शन भी देंगे।
साथ में गोलियां भी देंगे। तो बॉडी का इंसुलिन, गोलियां, इंसुलिन का इंजेक्शन, अब ये तीनों आ जाते हैं। अब ये तीनों चालू हैं। अब ये होते होते जो ऊपर वाले बड़े बिग बॉस थे वो आपके शरीर में और प्रवेश कर लेते हैं। वो बिग बॉस कौन कौन थे? ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आंखें रेटाइनोपैथी, फिर किडनी प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी, हाथ पैर में उंगली का घाव का ना भरना, गलाव आ जाना, एम्पुटेशन करना, इम्बैलेंस आ जाना बॉडी के अंदर, सेक्स की समस्याएं मेल्स में, पीसीओडी फीमेल्स में। तो ये सारे जब कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो हमारे अस्पताल उससे भर रहे हैं पूरी तरह, और गवर्नमेंट का जो फंड है हेल्थ का 70% उस पर जा रहा है, और हमारे घर का बजट भी डिस्टर्ब हो रहा है, और मेंटल टॉर्चर सबसे बड़ा। तो ये जब सारी चीजें देखी कि ये बढ़ती जा रही हैं तो डॉक्टर और साइंटिस्ट बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो इस गड़बड़ को समझने के लिए अब उन्होंने क्या किया, रिसर्च चालू किया, जिस रिसर्च के बारे में अभी मैं आपसे चर्चा आगे करूंगा। अब यहां मैं लोगों को क्या बोलता हूं, आपने अब एक देखिए, अगर आपके पास में समय है तो एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, मजा लीजिए आप उस किस्से का। एक मास्टर जी थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, बोलते हैं देखो पेट की भूख के आगे इंसान को कुछ नहीं दिखता। मैं आज आपको दिखाता हूं। एक चूहे को 2 दिन भूखा रखा और उसको एक पिंजरे में छोड़ा, एक तरफ चुहिया बैठी हुई है और दूसरी तरफ एक रोटी का टुकड़ा रखा है। चूहा निकला और सीधा रोटी के टुकड़े पे झपटा। देखो, बोले मैं बोलता हूं ना, पेट की भूख के आगे कुछ नहीं चलता। देखो, चूहे ने चुहिया के पास नहीं गया, वो सीधा रोटी के टुकड़े पे गया। तो एक किसी स्टूडेंट ने बोला कि साहब उसको रोटी बहुत पसंद होगी, आप रोटी की जगह ब्रेड रख दो। ब्रेड रखा, मिठाई रखी, कुछ भी रख दिया, वो चूहा दौड़ करके वहीं खाने की चीज पे पहुंचता। तो जैसे हमने क्या किया, इंसुलिन बॉडी का बढ़ाया, फिर गोलियां बढ़ाई, फिर उसके बाद में आखिरी में इंजेक्शन पर पहुंच गए। तो एक ही चीज पे हम काम करते रहे। एक नोटोरियस बीच में बैठा था हमारे जैसा, वो बोला एक बार चुहिया भी बदल के देख लो साहब, शायद उसका झगड़ा हो उससे, या उसे पसंद नहीं आ रही हो चुहिया। तो वही मैं आपको बोलता हूं कि आप जो कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं, एक बार उसको घटा लीजिए। LDCF डाइट जिसके लिए मैंने डिजाइन किया है। तो यदि आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को घटा देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट घटाते के साथ में इंसुलिन की डिमांड जो इतनी हाई थी नीचे आ गई। जैसे डिमांड नीचे आई, आपके इंसुलिन के इंजेक्शन 15 दिन से 3 महीने के अंदर बंद, गोलियां विदिन 15 डेज बंद। आपने कार्बोहाइड्रेट जो आप 250 से 400 ग्राम खा रहे थे 100 ग्राम के अंदर ले आए, 70 ग्राम के अंदर ले आए। तो ये सारी चीजें निकल गई क्योंकि आपने इंसुलिन की डिमांड ही खत्म कर दी। तो इंसुलिन लगेगा क्यों? अब धीरे धीरे वही कोशिकाएं फैट का इस्तेमाल कर लेंगी, खाली हो जाएंगी, आप दुबले पतले हो जाएंगे जैसे पहले थे। आपके बॉडी में सेंसिटिविटी आने लगेगी, जिसमें कुछ एक सप्लीमेंट्स भी हम लोग देते हैं, वो सप्लीमेंट्स भी काम करते हैं जिससे आपको इंसुलिन की सेंसिटिविटी रीगेन होती है, जिसे ग्लूकोफ्री हो गया या फिर न्यूरोपैथी के लिए नर्वोकुल वगैरह वगैरह, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो वो उसके साथ में अगर आप 6 महीने से साल भर तक ये LDCF डाइट जिसको डिजाइन किया वो अगर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज रिवर्सल में जाती है। परंतु कुछ एक ब्लड टेस्ट है, ये सबसे जरूरी बात मैं बोल रहा हूं, कुछ एक ब्लड टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट अगर आज की तारीख में करें, चाहे आपकी डायबिटीज रीसेंट हो, चाहे वो 10 साल 20 साल 30 साल पुरानी हो, मालूम पड़ता है आपके शरीर में कितना नेचुरल इंसुलिन बन रहा है। और उसके हिसाब से अगर आप डाइट को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, आपकी सारी दवाइयां छूटती है। और उन्हीं ब्लड टेस्ट से ये मॉनिटर किया जाता है कि आपकी डायबिटीज के रिवर्सल के अब भी इतने साल होने के बाद भी कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, कितनी जल्दी होगी, कितने पीरियड में होगी। हालांकि ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में लोगों को बताते हैं। तो ये ब्लड टेस्ट से मॉनिटरिंग की जाती है। अब जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको एक पबमेड के आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, तो पबमेड का आर्टिकल मैं पिछले 2 सेशन से आपके साथ में वर्बली शेयर कर रहा हूं। तो इस पबमेड के आर्टिकल में उन्होंने बोला कि देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। जो पहले के जैसी क्रोनिक प्रोग्रेसिव इलनेस थी, अभी शायद ये ऐसी ना रहे फ्यूचर में,
क्योंकि इसको 3 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। पहला है बैरिएटिक सर्जरी, जो लोग बहुत ओबीज हैं उनका स्टमक का साइज कम कर दिया जाए तो उनकी डाइट कम हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट इंटेक घट जाएगा और उनकी डायबिटीज रिवर्स होगी। और दूसरा तरीका है लो कैलोरी डाइट। अगर डाइट को 600 कैलोरी के अंदर ले आया जाए तो लो कैलोरी डाइट से भी इसको रिवर्स किया जा सकता है। पर इसमें ट्विस्ट क्या है, मान लीजिए किसी का वजन कम है, अंडरवेट है, वो 600 कैलोरी का डाइट लेगा तो उसके लिए कैटेस्ट्रॉफिक है। तो इसके लिए हम हमारे जो रिवर्सल प्रोग्राम है उसमें पर्सन स्पेसिफिक डाइट बनाते हैं कि भाई आप कहीं और पतले ना हो जाए तो आप ये डाइट लीजिए। और तीसरा तरीका, ये तो सेकंड तरीका हो गया लो कैल डाइट का, तीसरा तरीका है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें जो रिकमेंड किया है पबमेड के आर्टिकल में वो बोलते हैं कीटो डाइट सबसे अधिक इफेक्टिव है। पर कीटो डाइट के अंदर फैट होता है 70%। अगर इतना हाई फैट होगा तो जिन लोगों को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है या ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, उनमें और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो मैं इस चीज के लिए उनको मना करता हूं कि आप कीटो डाइट में मत जाइए। इसको देखते हुए मैंने मेरी स्पेसिफिक डाइट डेवलप की है, LDCF डाइट। ये डाइट हम लोग अक्सर कोर्स के अंदर लोगों को गाइड करते हैं, हमारे डाइटिशियंस की टीम गाइड करती है, जिससे वो लोग डायबिटीज रिवर्स कर पाते हैं। तो सफिशिएंट अमाउंट में वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं 100 ग्राम के अंदर का, जिससे उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है और हाई फैट कंटेंट नहीं दिए जाते, हेल्दी फैट दिए जाते हैं। इसके द्वारा उनकी डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स किया जाता है और साथ में कुछ एक सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें करके आप अपने कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को, डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स करने के पहले मेन बात यह है, कुछ एक ब्लड टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि आपकी डायबिटीज रिवर्स होने की संभावनाएं कितनी है, स्ट्रांग है, मॉडरेट है कि फेयर है, और कितने समय में आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। अब जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट में घटा देते हैं तो ब्रेकफास्ट में कितना लें, लंच में कितना लें, डिनर में कितना लें। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूं 30 to 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर इस रेंज में आप जाते हैं तो आपकी डायबिटीज रिवर्सल में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ में मरीजों की कई सारी क्वेरी और क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। आपने भी पिछले सेशंस में कई क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, मैं उनका फटाफट आपको आंसर भी देता जाऊंगा। इसके अपार्ट अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो इस सेशन के बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या हमको लेना चाहिए या स्नैक्स में क्या ले सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो है 1 घंटे का, उसमें मैंने पूरा इन लेंथ बताया हुआ है LDCF डाइट के वीडियो में, तो वो आप मंगा करके देखें, आपको पूरी उसमें डिटेल मिलेगी। दूसरा, कितना कैलोरी का मील लें। तो जो लोग ओबीज हैं उनको 1000-1200 कैलोरी, जो लोग स्लिम ट्रिम हैं उनको 1500 से 2000 कैलोरी का मील कायदे से लेना चाहिए। पर ये रिवर्सल सेशन के अंदर डाइटिशियन गाइड करते हैं और डाइट चार्ट वगैरह बना करके देते हैं। अब वेट कैसे घटाएं, डायबिटीज में एक बड़ी समस्या आता है, वजन कैसे घटाएं। तो अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के लेवल कम होंगे तो बॉडी अपने आप फैट बर्निंग चालू करेगी। दिस इज सिंपल प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस। तो पहले आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, फिर आपका वेट लॉस शुरू होगा और हेल्दी तरीके से होगा। ठीक है, फिर कैन डायबिटिक्स डू फास्टिंग? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आज तक आपके डॉक्टर क्या बोलते थे कि फास्टिंग नहीं करनी है, उपवास नहीं रखना है, मुस्लिम भाइयों को रोजे नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि आपको दवाई भी तो खानी है। जी हाँ, हकीकत यही है, आपको दवाई खिलानी है, इसलिए आपको फास्टिंग करने नहीं दिया जाता, क्योंकि फास्टिंग करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कई मरीज मुझसे शेयर करते हैं कि हम 9 दुर्गा में हमारे दवाइयों के डोज घट जाते हैं, रोजे में मेरी दवाइयां बंद हो जाती हैं। तो मैं बोलता हूं, जब आपको वो समझ में आया तो आपने क्यों नहीं किया? तो बोलते हैं साहब डॉक्टर मना करते हैं, कहते हैं नहीं आप दवाइयां खाइए। तो होता क्या है, आप विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। एक तरफ दवाई के डोज बढ़ते हैं, दूसरी तरफ डाइट के डोज बढ़ते हैं, तो खाना बढ़ता चला जाता है। अब जो मैंने आपको पबमेड का आर्टिकल थोड़ी देर पहले बताया, उसमें ही उन्होंने बोला है गो फॉर लो कैल डाइट। लो कैल डाइट क्या है? 600 कैलोरी का डाइट। तो भाई 600 कैलोरी का मील तो आप एक बार में खा लेंगे, चाहे आप ब्रेकफास्ट खाओ, लंच खाओ, डिनर खाओ, 600 कैलोरी हो गया, 2 टाइम मतलब भूखा रहो। अब वही लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं
कि नो यू कैन डू दिस। तो ये अब नए रिसर्च के अंदर सामने आ रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। विच हर्ब्स आर गुड इन डायबिटीज, तो इसके कई सारे हर्ब्स हैं जिसके मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए हुए हैं, और जो ग्लूको फ्री है उसके अंदर इन्हीं हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज। या फिर हर्ब्स को भी आप सुबह में काढ़ा बना के या टी बना करके ले सकते हैं। इसके बाद में कई सारे खाने की चीजें हैं जैसे दूध, कॉफी, शुगर फ्री, जैगरी, हनी, अल्कोहल, वो हम कैसे भूल सकते हैं। कुछ भाई लोग इसी के लिए मेरे साथ में कंसल्टिंग करते हैं। तो अल्कोहल, फिर जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मूदीज क्या ली जा सकती हैं, क्या नहीं ली जा सकती। वेज में, नॉन वेज ले सकते हैं क्या, नॉन वेज पूरी तरह सेफ है। कुछ लोग मैंने सुना है कि डायबिटीज रिवर्स कराते हैं पर वेज पे ही फोकस करते हैं, नॉन वेज पे नहीं करते। जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज ले सकते हैं। नॉन वेज में कार्ब नहीं होता। देखिए ह्यूमन बॉडी में 700 ग्राम कार्ब है, तो एनिमल बॉडी में कैसे कार्ब होगा। ऊपर वाले ने सिस्टम एनिमल्स में ऐसा बिल्ड किया है कि कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में 50 किलो फैट रह सकता है पर 1 किलो कार्बोहाइड्रेट नहीं रह सकता, तो एनिमल के अंदर भी वही बात है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट नहीं रह सकता, फैट रह सकता है, प्रोटीन रह सकता है। तो जब आप एनिमल फूड खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होता है, नहीं होता है, प्रोटीन, फैट और बाकी की चीजें होती हैं। तो डायबिटिक्स नॉनवेज का सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद में ड्राई फ्रूट में क्या खा सकते हैं, स्वीट ड्राई फ्रूट खा सकते हैं कि नहीं, तो कायदे से स्वीट ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए, उसमें 60% तक शुगर होती है। और जो बाकी के ड्राई फ्रूट है, आलमंड, वॉलनट, वो आप ले सकते हैं। सुबह में जो मॉर्निंग की हैबिट रहती है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सफिशिएंट मात्रा में होता है। अब हाउ सेफ इज फैट कंजम्पशन इन डायबिटीज। अगर डायबिटीज में आपको कोई पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज नहीं है तो आप फैट ले सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है। कार्बोहाइड्रेट अनसेफ है, जबकि कर क्या दिया है, फैट मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए और मेरी गोली भी खाइए। तो वो जो गलत ट्रैक है उसे करेक्ट करने की जरूरत है। हाँ, यदि आपको कोई पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज या कॉम्प्लिकेशन है तो आपको फैट जरूर कॉन्शियसली लेना चाहिए। इसके बाद में रोटी और चपाती और राइस का क्या करें, क्योंकि राइस में 75% शक्कर है, रोटी के अंदर 60% शक्कर है, एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है। लोग ये बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। मैंने बोलना शुरू किया मरीजों को कि भाई एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है। फिर दूसरे मिथ क्या फैलाते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट्स, इन सब के अंदर लगभग एक सी शक्कर है। लोग बोलते हैं ये मत खाइए, ये खाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनकी डायबिटीज पे। ये मैंने बोल्डली बोलना शुरू किया कि भाई आप ऐसा मत करें। 2 ही अनाज हैं जिनमें शक्कर कम है, चना, सोयाबीन। किस तरह से लेने का, या अगर मान लीजिए आपको गेहूं की ही रोटी लेनी है तो कैसे लेने का, लौकी का पेस्ट बना करके उसके अंदर मार के लेने का, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई हैं। और जो रिवर्सल के सेशन होते हैं उनमें मेरे डाइटिशियन और मैं उनको वापस से ये एक्सप्लेन करता हूं कि राइस का सब्स्टिट्यूट क्या है, चपाती का सब्स्टिट्यूट क्या है। देखिए, भूखा नहीं रहना है आपको, परंतु आपको कार्बोहाइड्रेट को स्टेप बाय स्टेप घटाना है। आज मेरा एक पेशेंट आया था, वो मालूम है क्या बोलता है, मेरे को साहब आपका एक डायलॉग बहुत पसंद आया, आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को घटाते जाओ और डायबिटीज को हटाते जाओ। ये डायलॉग मेरे को मस्त लगा। तो मेरे को तो साहब जैसे ही ब्लड शुगर मेरी ज्यादा दिखती है, मैं फोकस करता हूं मेरे डाइट में कहां कहां कार्ब है वो घटाता हूं और ग्लूको फ्री चालू रखता हूं। दैट्स इट मेरी अभी। फिर उसने बाकी के डिस्कशन वगैरह मेरे से किए। देन कुछ लोग दूसरा डायलॉग याद रखते हैं, टेक अ यू टर्न। आपको डायबिटीज रिसेंटली हुई है, यू टर्न लीजिए। 5, 10, 20 साल हो गए, यू टर्न ले सकते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन पे यू कैन टेक अ यू टर्न। वो बात अलग है कि आपको इसका प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़े या फिर मेरे असिस्टेंट की मदद लेनी पड़े। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इसके बाद में कई लोगों का कौन से आटे की चपाती बनाएं, तो ये भी रहता है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर विच वेजिटेबल टू अवॉइड, तो जो 6-7 वेजिटेबल है मैं कई बार इस प्रोग्राम में बता चुका हूं और मेरे वीडियोस में है कि कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कौन से अवॉइड करने हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं डायबिटीज में, पर जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। केले जैसा फ्रूट आप आधा किलो खा लेंगे तो आपकी ब्लड शुगर रॉकेट हो जाएगी, या जो बाकी के 6-7 फल है वो खा लेंगे तो रॉकेट हो जाएगी।
तो ये मेरे वीडियोस देख के आप जान सकते हैं कि कौन से फल लेने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं। आधा किलो तक हर डायबिटीज का मरीज फल ले सकता है, डेजिग्नेटेड फ्रूट। ओके, अब हाउ सेफ इज एल्कोहल कंजम्पशन? तो भाई इसके बारे में चर्चा में ऐसे खुल के नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोल सकता अल्कोहल को बढ़ावा नहीं दे सकता, पर जी हाँ इसके बारे में हम पूरी तरह से इंडिविजुअल सेशंस में गाइड करते हैं। फिर उसके बाद में 3 मील दिन के लेने चाहिए कि 6 मील? तो उसमें मैं बोलूंगा कि भाई 6 मील पे अगर आप हैं तो पहले बंद कर दीजिए 6 मील लेना। 4 भी नहीं, 3, हद से हद 3, या फिर 2 या फिर 1। 3, 2, 1। 3 जो लोग दुबले पतले हैं, जो लोग ओबीज हैं वो 2, जिनकी फास्टिंग की आदत हो गई है वो 1 भी अगर रखेंगे तो भी चलेगा, जिसकी गाइडेंस आप अलग से भी ले सकते हैं और मैंने मेरे वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है। अब इसके बाद में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की लाइन बहुत लंबी है। हाउ टू मैनेज फूड इन ट्रैवलिंग? अब देखिए लोग क्या बोलते हैं, आप मेरे को डाइट चार्ट दे दीजिए। भाई जिस दिन आप ट्रैवलिंग में जाओगे उस दिन डाइट चार्ट काम करेगा क्या? नहीं करेगा। पर अगर आपने मेरे वीडियोस और सेशंस के थ्रू, पर्सनल सेशंस के थ्रू या फिर मेरे डाइटिशियन के थ्रू ये समझ लिया है कि किस में कितना कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं मरीज को बोलता हूं आप किसी होटल में ब्रेकफास्ट करने बैठे, अब आपके सामने चॉइस आई कि इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, पराठा खाएंगे, क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में, तो मैं उनको बोलता हूं आप मेदू वड़ा लो। मेदू वड़ा भी ब्रेकफास्ट में ऑप्शन है, पर वो दाल का बना है, वो आप ले सकते हैं। साथ में सांभर इडली चटनी ले सकते हैं नारियल की, इनमें लो कार्ब होता है। तो आपको सिलेक्शन ऑफ फूड करना है। अब दोपहर में आप खाना खाने बैठते हैं तो प्लेट भर के पहले सलाद खाइए, 1 रोटी खाइए, ढेर सारी सब्जी खाइए, हो गया मैनेज आपका लंच। वैसे ही डिनर मैनेज हो गया। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, पर आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और इसमें आपको समय लगेगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो यही ट्रेनिंग हमारे यहां पर पूरी दी जाती है, खास तौर से डाइवो रिवर्स जो हमारा डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम है उसके अंदर। तो उसमें आप अगर एनरोल करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स हमारे डाइटिशियन आपके पीछे पड़ के चेंज करते हैं, और जब वो करते हैं तो आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, जिससे लाइफ में कभी आपको ओबेसिटी, डायबिटीज और ये इतने सारे 15 डिसीज जो गिनाई थी उनसे आपकी सेफ्टी हो पाती है। फिर इसके बाद में कई पेशेंट्स पूछते हैं कि डायबिटीज मेरा जेनेटिक्स तो नहीं है साहब, क्योंकि मेरे पापा को भी था। तो मैं वही बात आपको शुरू में भी बोला था कि ये मोर ओवर टाइप 2 डायबिटीज आपके फूड हैबिट के कारण है, ना कि जेनेटिक्स है। तो उस फॉल्स इंप्रेशन से आप बाहर आ जाइए। फिर कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो इस पे सारी डिटेल दी जाती है। वीडियोस भी हैं, उनमें भी देख सकते हैं, और जो सेशंस हैं उनमें डिटेल बताई जाती है। देन रेसिपीज, कई रेसिपीज अब डॉक्टर कलिनरी करके एक चैनल मैंने चालू किया, डॉक्टर कलिनरी, उस पर मैं कुछ रेसिपीज शेयर करना शुरू किया है। मेरे पहचान के कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कुकिंग के अंदर और जो मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उनके द्वारा जो हेल्दी कुकिंग है वो मैं करवा के आपके लिए रिलीज करता हूं। डॉक्टर कलिनरी चैनल पर जाकर के आप वो रेसिपीज भी देख सकते हैं। फिर ग्रोसर लिस्ट डायबिटीज की क्या होनी चाहिए, जो अक्सर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अपने पेशेंट्स के साथ में शेयर करते हैं, आप भी मंगा करके वो ले सकते हैं। एंड फ्रूट कितने लिए जा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया आधा किलो तो हर कोई ले सकता है, या फिर बॉडी वेट का 1% सेफली लिया जा सकता है, बट डेजिग्नेटेड फ्रूट। फिर उसके बाद में कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए न्यूरोपैथी में, डायबिटीज में, तो अक्सर हम लोग ग्लूको फ्री और नर्वोकूल गाइड करते हैं उसके लिए, इवन KND ब्लड प्रेशर के लिए गाइड करते हैं। पर वो सारी चीज़ें अलग हैं। विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे सप्लीमेंट, बी कॉम्प्लेक्सेस, ये पेशेंट को लेना चाहिए डायबिटीज और न्यूरोपैथी के अंदर या बाकी के कॉम्प्लिकेशंस में। देन हाउ टू मॉनिटर ब्लड शुगर। अब मॉनिटर ब्लड शुगर, देखिए यहां पर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100-110 के नीचे है नॉर्मल है, 110 से 125 के बीच में है प्री डायबिटिक है, 125 से ऊपर है फास्टिंग डायबिटिक है। उसी तरह से पोस्ट पेरेंडियल खाना खाने के बाद अगर 140-160 के नीचे है नॉर्मल है, 160 से 200 के बीच में है प्री डायबिटिक है, 200 के ऊपर है डायबिटिक है। उसी तरह से HbA1c 5.7 के नीचे है नॉर्मल है,
5.7 टू 6.4 है, प्री डायबिटिक है, 6.4 के ऊपर है, फुल ब्लोन डायबिटिक है। फिर आपके बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है, होमा IR, ये सारी जांचें करना जरूरी है, जिससे मालूम पड़ता है कि आपकी डायबिटीज रिवर्स कैसे हो सकती है। क्योंकि जो हम डायबिटीज रिवर्सल के कोर्सेज देते हैं उसमें शुरू में ही सारे ब्लड टेस्ट करके देख लेते हैं कि इनकी डायबिटीज के रिवर्सल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। वो हिसाब से फिर उनके डाइट शेड्यूल और उनका प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डायबिटीज रिवर्सल कर पाने में सफल होते हैं। देन कैन आई रिवर्स डायबिटीज? यस यू कैन। अब तो जर्नल्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और उसमें उन्होंने 99 ह्यूमन ट्रायल्स का रेफरेंस दिया है, 99 ह्यूमन ट्रायल और आर्टिकल्स का डेटा, जो ये बताता है कि वो 3 तरीकों से ब्लड शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। परंतु बैरिएट्रिक सर्जरी हर कोई नहीं कर सकता, 600 कैलोरी की डाइट हर कोई नहीं ले सकता, आपकी ये कीटो डाइट हर कोई नहीं ले सकता, तो इसके लिए वी गिव LDCF डाइट। ठीक है। देन इसके बाद में है हाउ टू ट्रैक डायबिटीज रिवर्सल। सर्टन ब्लड टेस्ट है, जैसे मैंने बताया होमा IR और बाकी के, उनसे हम लोग ट्रैक करते हैं। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रिवर्सल? अगर आप पूरी तरह सीरियस हैं और आपके ब्लड टेस्ट बराबर हैं तो पॉसिबल है कि आप 6 महीने से साल भर में ये कर पाएं। परंतु गारंटी, कई लोग पूछते हैं साहब गारंटी देते हो, तो मैं बोलता हूं गारंटी मैं ऐसे नहीं दे सकता कि आप घर बैठ करके रिवर्स करें। हाँ, मैं ऐसे आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप मेरे सामने मेरे कैमरे लगा करके मैं रखूंगा, मैं मेरी डेजिग्नेटेड डाइट दूंगा और आपकी डायबिटीज विद इन 7 डेज में कंट्रोल और रिवर्सल की तरफ आपको प्रोग्रेस करा के दूंगा। दैट ओनर्स आई कैन टेक। ठीक है, तो इतना फुल प्रूफ है ये प्रोग्राम। मैं मेरी तरफ से 100% श्योर हूं, पर आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो कि नहीं, सवाल सबसे बड़ा वो है। अब मैं आपको 1-2 किस्से शेयर करता हूं। एक जज साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज थे, सुप्रीम कोर्ट या फिर सेशंस को हाई कोर्ट में। तो उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया, उनको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। उनका वजन था 105 किलो, पूरा डायबिटीज की डाइट, चपाती, ये वो सब एक्सप्लेन कर दिया। 2 महीने के बाद जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला डॉक्टर अग्रवाल मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल आ गई, वेट भी मेरा 4-5 किलो घटा, पर मेरी दवाइयां नहीं छूट रही। तो मैंने कहा कि आप क्या खाते हैं बताइए। तो उनको किसी पड़ोसी ने सजेस्ट कर दिया कि वो खापाली गेहूं आता है, खापली गेहूं, वो आप लीजिए। तो मैंने कहा ये खापली गेहूं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, मेरे को देखना पड़ेगा। देखा तो जो नॉर्मल गेहूं में उसमें 61% शुगर है, खापली गेहूं में 58% है, ओट्स के बराबर। जी हाँ, सुन के सरप्राइज हो रहा है ना, ओट्स के बराबर। तो मैंने कहा कि भाई ये लें या ये लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 2 महीना उनका गया पानी में और मेरी आधे घंटे की मेहनत गई पानी में। फिर उनको वापस समझाना पड़ा। ऐसे ही राइस के बारे में हम समझाते हैं तो कोई जाके ब्राउन राइस खाने लगता है। तो इसके लिए मैं यूजुअली क्या बोलता हूं कि आप अगर रेगुलर सुपरविजन में रहते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर रिवर्सल। नहीं तो क्या होगा, आप कुछ समय में आपका जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाता है। आप शुरू करते हैं इंथुजियाज्म के साथ में और फिर बाद में धीरे धीरे डल होते जाते हैं। फिर आप सोचते हैं यार चलने दो। फिर चलने दो में होश कब आता है, जब कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाए। जैसे अभी 3 दिन पहले एक महिला आई, वो बोलती है मेरा स्टेंटिंग हुआ, मेरे को एंजियोप्लास्टी हुई, तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम आ गया था, अब मैं वापस से सीरियसली फॉलो करूंगी इसको। तो फिर जब, या फिर न्यूरोपैथी हो गई, मोटर न्यूरोपैथी इम्बैलेंस होने लगा, तो फिर इंसान सीरियस हो जाता है कि यार ये रातों की नींद खराब करने से या फिर बिस्तर पर इस तरह से लाइफ निकालने से तो बेहतर है कि हम डाइट फॉलो कर लें। तब वो सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, थ्रू आउट सीरियसनेस को मेंटेन करें, आपका रिवर्सल जरूर होगा। देन आफ्टर रिवर्सल कैन आई गो बैक टू माई नॉर्मल शेड्यूल? अरे भाई साहब, उस नॉर्मल शेड्यूल नहीं तो आपको बीमार किया था, तो दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल डाइट। आई एम पुटिंग यू इन नॉर्मल डाइट। मैं आपको नॉर्मल डाइट की तरफ लेके आ रहा हूं, आप एबनॉर्मल डाइट पर चले गए थे। तो ये नॉर्मल है, ना कि वो नॉर्मल है। ठीक है। देन कैन यू एंश्योर माई डायबिटीज रिवर्सल? यस, ब्लड टेस्ट वगैरह के बाद में मैं बिल्कुल आपको एंश्योर कर सकता हूं। देन हाउ श्योर इस डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम? बिल्कुल होएगा अगर आप पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो। एंड हाउ वी कैन हेल्प? अब हम जो हेल्प करते हैं इसमें डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम भी है। डायबिटीज रिवर्सल के प्रोग्राम के आउटसाइड भी आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, पर जो रिवर्सल प्रोग्राम है उसके अंदर मंथली बेसिस पर 1-to-1 या छोटे ग्रुप के अंदर मेरे साथ में पर्सनल इंटरेक्शन होता है पेशेंट्स का। वो लोग की जो क्वेरीज होती हैं उनका हम सॉल्यूशन देते हैं।
आपको थ्रू आउट 12 मंथ्स एक मेंटर या एक डाइटिशियन आपको अलॉट की जाती है। वो आपको महीने में 2 बार कांटेक्ट करते हैं, आपकी पूरी डाइट सुनते हैं, आपका पूरा जो ब्लड का जो टेस्टिंग है, डायबिटीज़ रिवर्सल के जो मॉनिटरिंग, जो रिवर्सल की मॉनिटरिंग का डेटा है वो पूरा कंपाइल करते हैं। उसके हिसाब से उनको समझ में आ जाता है आपने कितनी चीटिंग की है पिछले 15 दिन के अंदर, वो पूरा समझ में आता है, या 2 महीने में कितनी चीटिंग की है ब्लड टेस्ट में आ जाता है। तो वो उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं महीने में 2 बार, और आप n नंबर ऑफ टाइम उनको बात कर सकते हैं कितनी भी बार कि भाई यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, ये मेरे को गाइड करें, मेरी क्वेरी रिजॉल्व करें। तो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। अगर मैं बिजी हूँ तो मेरे डाइटिशियन की टीम से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं पूरे 12 महीने के लिए। देन पर्सनलाइज्ड उनका चार्ट बनता है डाइट का, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि किसी को कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, किसी को थायराइड है, कोई ज़्यादा दुबला पतला हो गया है, कोई डायबिटीज़ के इंसुलिन के इंजेक्शन पे है, कोई खाली मेडिसिन पे है। तो अलग अलग सबकी बॉडी है, अलग अलग फिजिक है, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से आपके पूरे साल भर के डाइट चार्ट दिए जाते हैं मंथली या वीकली बेसिस पे। उसके बाद में बेसिक हर्ब्स दिए जाते हैं, जैसे ग्लूकोफ्री, नर्वोकूल, KND, विटामिन डी, प्रोटीन्स, या फिर बाकी के ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये सारा एज पर रिक्वायरमेंट दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो मेरे वीडियोस हैं, करीब 10 से 15 घंटे के जो वीडियोस हैं वो आपको दिए जाते हैं ऑडियो और वीडियो सुनने के लिए, जिससे आप अपनी डाइट को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक्सरसाइजेस के बारे में गाइड किया जाता है। ब्लड टेस्ट जो रिवर्सल के हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। और यदि आपको और अच्छे से मॉनिटर करना है आपकी ब्लड शुगर को, तो आप CGM का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसके साथ में आज का ये जो मेरी तरफ से बताने का सेशन था वो पूरा होता है। तो आप डेफिनेटली जो आप लोगों के क्वेश्चंस पिछले सेशन में मैं देख रहा था आ रहे थे, उनको मैंने मोर ओवर एक मोटा मोटी आप लोगों के सारे क्वेरीज को सेटिस्फाई किया है। अब दरअसल होता क्या था, एक बहुत बड़ी लिस्ट, ये देखिए ऐसी 2-2 पेज की, 3-3 पेज की लिस्ट मेरे पास में हर वीक की यहाँ पड़ी है। ये पिछले वीक के क्वेश्चंस हैं जो रह गए, जिनका मैं आंसर नहीं कर पाया। तो ये हर वीक हो रहा था। तो मैंने कहा कि एक बार मैं इस तरह का पूरा सेशन बना करके आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आपको पूरी ब्रॉडर आउटलाइन मिल जाएगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब इस सब के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, मैं डेफिनेटली आपका भी आंसर करूंगा। मैं विशाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे को क्वेश्चंस पढ़ करके बताएं। हाँ विशाल जी बताएं। प्रवंजन चारुदित्य फ्रॉम फेसबुक। चारू, क्या नाम क्या बताया? चारुदित्य, मिस्टर चारुदित्य। हाँ, फेसबुक से क्या बताते हैं? सर, आई हैव बीन टॉलरेटिंग ब्लड शुगर स्पाइक फॉर लास्ट 1 year. आफ्टर कोविड इन्फेक्शन, लेट मी नो दैट दिस इज द मैल फंक्शन क्रिएटेड बाय कोविड। कोविड के अंदर जो माल फंक्शन होता है ना, उसमें 2-3 महीने लगते हैं करेक्ट होने में। आपने कोविड में अक्सर देखा होगा, ऑल इंडिया में ये चीज़ नोटिस की गई होगी, कोविड के टाइम पर एक तो कई लोगों को स्टीरॉइड्स दिए गए जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। फिर जो सच जो वायरस है वो माल फंक्शन करता है बीटा सेल में, और ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ समय के बाद में, महीने 2 महीने के बाद में, जिन लोगों में डायबिटीज़ नहीं था उन लोगों की वापस से डायबिटीज़ नेगेटिव आ गई, ठीक हो गए। जिन लोगों में डायबिटीज़ था उनमें भयानक स्पाइक आया, जिनके कारण मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ा। परंतु कुछ समय के बाद में फिर वो लोग बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। अब यदि सपोज करो उस पीरियड के अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आप आपकी डाइट नॉर्मल रखना, डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, आपकी इम्यूनिटी अगर कम हो गई तो फिर आपको रिकवर करने में दिक्कत होगा। तो डर के मारे मरीज अपनी डाइट मॉडिफाई कर लेता है। हाई कार्बोहाइड्रेट अगर आ गए, वही उसने कंटिन्यू किए, तो उसकी सिचुएशन पहले से वर्स्ट हो जाती है और पहले जैसी कंट्रोल में नहीं आती। तो सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट कराएं, जो मैं बोलता हूं रिवर्सल के लिए। आप नीचे सबमिट करेंगे, मेरे असिस्टेंट आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद में ब्लड टेस्ट कराने के बाद मालूम पड़ेगा कि आपके पेनक्रियास से इस समय कितना इंसुलिन बन रहा है। फिर वो हिसाब से आपको वो डाइट गाइड करेंगे। वो डाइट आप अगर फॉलो करेंगे देन यू कैन अचीव और मूव टूवर्ड्स रिवर्सल। हाँ, और क्या पूछ रहे हैं? शीला चौधरी फ्रॉम यूट्यूब। हाँ,
मेरा डायबिटीज़ रिपोर्ट आता है बॉर्डर लाइन पर। तो मुझे क्या करना चाहिए? और मेरा एज 67 है, वजन 80 है और शुगर मैं नहीं खाती पर गुड़ लेती हूँ कॉफ़ी में। अब देखिए यहाँ पर खाने में ऑयल, नमक, मसाला कम रहता है। आपका वजन 80 kg है तो यही बताता है कि पास्ट के अंदर आपका डाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैगरी लोग बोल देते हैं, मतलब कई डाइटिशियंस के इतने दिमाग में पता नहीं क्या उनको पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, मुझे पता नहीं। मेरे पास तो जो डाइटिशियंस की टीम है उनका मेरे को पहले ब्रेन वॉश करना पड़ता है। उनको बोलता हूँ जो आपने सीखा समझा है उसको अंडू करो और उसके बाद में ये ट्रेनिंग यहाँ पर लो और इस हिसाब से गाइड करो। अब देखिए जैगरी इज 97% शुगर, नेचुरल है पर 97% शुगर है। शक्कर 100% शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। जैगरी में 97% है, 3% के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, ये वो सारा चीज है, अगड़म बगड़म। 97% क्या है? शक्कर, पर मिठास शक्कर से कम है। अब यदि मैंने 2 कप चाय के रखे, एक कप में 1 चम्मच शक्कर डाला तो मेरे को कितना? 5 ग्राम ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला। दूसरे कप में मैंने 1 चम्मच जैगरी डाली तो मेरे को 97% ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला। परंतु मिठास के लिए 1.5 चम्मच मेरे को जैगरी डालनी पड़ेगी बजाय 1 चम्मच की। तो बताइए नुकसान किसमें ज्यादा हो गया मरीज का? तो नेचुरल के नाम पे मरीजों को ठगा जाता है, फिर छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं जैगरी के और वो बेचे जाते हैं इन मरीजों को, और ये बोला जाता है दिस इज नेचुरल, एंजॉय योर ब्लड शुगर। तो ये एक्चुअली मिथ्स हैं जिनको हम लोग ये कोर्सेज के दौरान लोगों के रेक्टिफाई करते हैं। और ऐसा एक ही मिथ नहीं है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों हैं। जैसे मैंने बताया मक्का मिला करके आटा बना रहे हैं, मक्का मिला रहे हैं। एक मैं आपको रियल इंसिडेंट शेयर करता हूं। मेरे पास में डाइटिशियन इंटरव्यू के लिए बैठी थी, मैंने उसको बोला वेट लॉस के लिए आप क्या देते हो, गेहूं देते हो या गेहूं की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम गेहूं की जगह पे मैं रागी देना पसंद करूंगी। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, रागी का न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करके मेरे को बताइए। रागी के अंदर कार्बोहाइड्रेट गेहूं से ज्यादा है और ये वेट लॉस के लिए दे रहे हैं। मैंने कहा ग्रेट। और वेट लॉस का कंसेप्ट क्या है? जब तक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, फैट को इजीली बर्न नहीं कर सकते आप। तो अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा, फैट बर्न नहीं होगा। तो ऐसे कंसेप्ट लोग सीख के आते हैं और फिर वो लोग लोगों को मिसलीड करना चालू करते हैं। हनी 75% शुगर है क्योंकि उसमें बाकी पानी मिला है, तो 75% उसमें शक्कर है, भले नेचुरल है, वो भी नुकसान करेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज तो ग्लूकोज से ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है आपके लिवर में जाके, और लिवर पे पूरा लोड आता है क्योंकि फ्रक्टोज लिवर में ही प्रोसेस होता है। एक बार ग्लूकोज जो है वो तो आपके मसल में भी हो जाएगा, परंतु फ्रक्टोज पूरे बॉडी के अंदर प्रोसेस होगा तो लिवर में होगा। लिवर का लोड बढ़ाता है, लिवर पहले से ही फैटी लिवर बन के बैठा है, उसका लोड और बढ़ा देता है। तो इन चीजों से बचें। हाँ, और क्या पूछ रहे थे वो? जैगरी जो है अवॉइड करें सिस्टर। अब अगर करना ही है तो जो कम नुकसान वाली चीज है, हालांकि वो भी नुकसान तो करेगी ही, शुगर फ्री स्वीटनर जो स्टीविया या मॉन्क फ्रूट से बनते हैं वो आप यूज कर सकते हैं एज ए ऑल्टरनेट। हाँ जी। अच्छा, ब्लड शुगर आपकी बॉर्डर लाइन आती है तो आप अपने कार्बोहाइड्रेट को और थोड़ा कंट्रोल करें। अगर प्री डायबिटिक हैं तो भी कंट्रोल करें। अगर आप अपने मेन आप ध्यान दीजिए चपाती और चावल पर, ये 2 चीजों पे अगर आपने पूरी तरह से फोकस कर लिया तो आप समझ लो आप 90% जीत जाओगे। ठीक है। हाँ, तरुण कुमार फ्रॉम फेसबुक। तरुण कुमार जी फ्रॉम फेसबुक। हाउ एंड वेयर कैन आई सी द डॉक्टर? How and where I can see the doctor? I myself either available if you are not from Mumbai. अगर आप मुंबई से नहीं हैं तो वीडियो कंसल्टेशन पे। अगर कभी मुंबई आपका आना होता है तो पर्सनली मुझसे कांदीवली के हॉस्पिटल में या फिर मीरा रोड में मिल सकते हैं। और अगर आप मुंबई के हैं तो आप मीरा रोड, कांदीवली कहीं भी आके पर्सनली दिखा सकते हैं। ठीक है। अफजल खान फ्रॉम यूट्यूब। अफजल खान फ्रॉम यूट्यूब। मेरे लेग में बहुत सुन हो गया है, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें। मुझे शुगर है बिफोर मील 130, आफ्टर मील 175 एंड HbA1c 6.1। हाँ देखिए, तकलीफ है अफजल भाई को और डायबिटिक हैं ये। इनकी ब्लड शुगर 130 आती है। वेट भी दिया है क्या उन्होंने?
नहीं, फास्टिंग में 130 आती है। अब जिन जिन लोगों की, जिन जिन पेशेंट्स की फास्टिंग में ब्लड शुगर 120, 130, 110, 140 है, 150 है और वजन नॉर्मल से ज्यादा है, वजन का क्या क्राइटेरिया है नोट करना, हाइट इन सेंटीमीटर -100 फॉर मेल्स, फॉर फीमेल्स हाइट इन सेंटीमीटर -105, तो ये आपका नॉर्मल वेट आ गया। ठीक है, अब अगर आपका वजन इससे ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप क्या करें, आप अगर 110, 120, 140 आपकी ब्लड शुगर आ रही है तो आपके खून में इनफ शुगर है और आपके बॉडी में इनफ फैट है, तो ये जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आर यू फीडिंग योर डायबिटीज? देखिए, आपके शरीर ने नहीं मांगा, आपके खून में शक्कर है 140, आपके बॉडी में फैट है अगर आपका वजन ज्यादा है तो। हाँ, अगर वजन कम है तो बात अलग है, पर अगर वजन ज्यादा है तो फैट इनफ है। तो जब आपकी बॉडी ने मांगा ही नहीं तो आप फीड किसे कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट करके। अब मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, दोपहर हो गई, स्किप किया, तो अब दोपहर तक, लंच तक पॉसिबल है कि ये घट करके 110 तक आ जाए, 100 तक आ जाए। अब ऐसी कंडीशन में जो एक नॉर्मल इंसान या एक आम डायबिटिक पेशेंट 75 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का एक मील लेता है, अगर वो घटा के 30-40 ग्राम कार्ब वाला मील पे आ जाए, जो अक्सर हम गाइड करते हैं आपको सेशंस के माध्यम से, तो आपकी ब्लड शुगर 100 से बढ़ के कितनी चली जाएगी? 150, 160, 170। एक दिन में आपकी दवाई बंद हो गई। तो जब 170, 200 के नीचे है तो आपको दवाई के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर उसके ऊपर जाती है तो आपको कुछ समय के लिए लेनी पड़ सकती है। हालांकि ये सारी चीजें आप सुपरविजन के अंदर करें तो बेहतर है, समझदारी से करें, ब्लड शुगर को मॉनिटर करके करें तो बेहतर है। ठीक है, तो आपको बेसिकली अफजल भाई LDCF डाइट में जाना चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, जैसे आप रोजे के टाइम पे करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अभी 3 दिन पहले मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, मुस्लिम थे, तो उन्होंने बोला हाँ साहब मेरे रोजे के अंदर ब्लड शुगर कम हो गई थी, मेरे को तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो मैंने कहा आप रोजे में क्या करते हैं? शाम को रोजा खोलते हैं, खाना खाते हैं, रात को मिडनाइट में 4 बजे खाते हैं। तो जो 4 बजे का भोजन है आप दोपहर में ले आइए 2 बजे। सुबह का फास्टिंग हो गया, वजन भी घटेगा, ब्लड शुगर भी नॉर्मल आपकी 140, 130 से घट के 110 पे आ गई। अब लो कार्ब आप लंच लीजिए, आपको दवाइयों की गरज ही खत्म। ठीक है, अब यदि किसी का वजन कम है तो वो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ले सकता है। तो प्रोटीन, फैट एक नॉमिनल क्वांटिटी में होगा तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, पर उसको ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा, ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए उसका ब्लड शुगर 130, 140 है और दुबला ना हो जाए तो प्रोटीन रिच ले सकता है। ठीक है, तो वो सारे मॉडिफिकेशन पर्सन टू पर्सन होते हैं। इसलिए मैं यूजुअली क्या बोलता हूं कि आप अगर इन कोर्सेज के अंदर पार्ट लेते हैं तो आपको मदद मिलती है ज़्यादा आपको रिवर्स करने की, और आप कंफ्यूज नहीं होते, आप दिशा नहीं भटकते, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभय बिंदु दीक्षित फ्रॉम यूट्यूब। अभय दीक्षित जी, हाँ क्या बोलते मेरा हैं? ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग 106 और पीपी 106 फास्टिंग और पीपी 169 है। आपकी बताई हुई डाइट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ और ग्लूको फ्री ले रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कितने दिनों में रिवर्स हो जाएगी? हाँ, अब रिवर्सल के लिए जो 4 ब्लड टेस्ट है, मेरे असिस्टेंट से पूछ करके आप वो ब्लड टेस्ट करा के मेरे को भेज दीजिए। उसमें मैं क्राइटेरिया लिख के देता हूँ कि ये क्राइटेरिया जिस दिन मैच हो गया उस दिन आप अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा लेना, आपका डायबिटीज रिवर्स हो चुका है। और ऐसा हर रोज 2-3 इस तरह के मरीज मेरे पास पर्सनली होते हैं, मेरे टीम के अपार्ट, जो पर्सनली मुझसे पूछ करके मेरे से लिखवा करके लेते हैं। हालांकि हम पहले से ही उनको गाइड कर देते हैं और उन लोगों की डायबिटीज रिवर्स होती है। तो ये आप कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल नाउ एंड दिस इज एंडोर्स्ड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज ऑल्सो। हाँ जी, उन्होंने ये पूछा है मेरी दवाई बंद हो गई है, वेट कम है तो प्रोटीन एक्स ले रहा हूँ। वेट कम हो गया है, प्रोटीन एक्स ले रहे हैं, ओके। फैट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप थोड़ा फैट बढ़ा लीजिए डाइट में, अगर वजन नॉर्मल के नीचे आ गया है तो हेल्दी फैट बढ़ाइए। अब हेल्दी फैट क्या होते हैं? जैसे देसी घी या फिर बादाम, अखरोट,
या फिर फ्लैक्सीड, नॉनवेज लेते हैं फिश, तो इस तरह के हेल्दी फैट्स आप ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको कंट्रोल में रखना है, 100 ग्राम या 70 ग्राम के अंदर, ठीक है, वो हिसाब से आगे बढ़े। नेक्स्ट, विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता जी, हाँ। टेकिंग ग्लूको फ्री फ्रॉम 1 मंथ 15 डेज। ग्लूको फ्री 1 महीने 15 दिन से ले रहे हैं, हाँ। फास्टिंग 122, 135 पीपी। 135 पीपीए इसका मतलब है आप दवाई ले रहे हैं, दवाई बंद करने का समय आपका आ रहा है। देखिए मॉर्निंग के अंदर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आएगी शुरू में, क्योंकि ये डॉन्स फिनोमेना के कारण होता है। आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर करती है सुबह में दिन भर के काम के लिए, तो आपकी ब्लड शुगर थोड़ी ज्यादा आएगी। आप सुबह में एक्टिविटी ऐड कर लेंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी, और कुछ समय के बाद में, क्योंकि अभी आपको 15 दिन 1 महीना ही हुआ है, यही जब आप 2-3 महीना आगे निकल जाएंगे तो ये ब्लड शुगर आपकी नॉर्मल आने लगेगी, 80, 90, 100। हाँ, आगे क्या बोलते हैं? टेकिंग मेडिसिन ग्लूकोनॉर्म G2 फोर्ट एंड जेटामेट 20। ग्लूकोनॉर्म और जेटामेट ले रहे हैं। हाइट इज, ये दवाइयां जैसे 135 पोस्ट पेरेंडियल आ रहा है, तो दवाइयां बंद करना शुरू करिए, डोजेस घटाइए। अब आपका विदिन 15 डेज टू 1 मंथ, क्योंकि मैं तो ये बोलता हूं 15 दिन में बंद होंगी, पर आप चूंकि नहीं कर पाए तो अब आप दवाइयों के डोजेस चाहिए आपके डॉक्टर से ही बात करके करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप आपके डॉक्टर को बस सलाह करके कि मैं लो कार्ब डाइट पे हूं। अब सारे डॉक्टर जानते हैं, पहले आज से 2-5 साल पहले क्या होता था, डॉक्टर्स बोलते थे अरे नहीं नहीं पता नहीं कौन क्या बता रहा है, मत करिए ऐसा। पर अब इवन कार्डियोलॉजिस्ट वो लोग बोलते हैं भले आपको हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, आप लो कार्ब डाइट पर जाकर के ये प्रोटोकॉल फॉलो करिए। नाउ दे आर एडवोकेटिंग दिस, तो अब ये वेरी मच एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इंटरनेशनली जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अब इस बारे में नॉलेज हो चुकी है या हो रही है, एंड दिस इज वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। हाँ, हाइट है 5'10", वेट है 79, एज है 39। मतलब हेल्दी हैं, उसको भी कम कर दीजिए। आप ये डाइट कंटिन्यूस फॉलो करेंगे होगा, LDCF डाइट से होगा, ये 122 से नीचे आ जाएगा। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए, लंच तक आपका देखिए एक दिन में कैसे दवाई बंद होगा। जैसे 120-122 आ रहा है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, 4 किलो वजन ज्यादा है, बॉडी में फैट भी है, शुगर भी है, बॉडी पिकअप करेगी, दोपहर हो गया, लंच किया LDCF डाइट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, 100 पे जब ब्लड शुगर आ गई, लंच के पहले ब्लड शुगर चेक करना, तो 120 से पॉसिबल है 100 आ गई, 90 आ गई। अब जब आप LDCF डाइट का मील लेंगे तो 160, 170, 180, इससे ऊपर नहीं जाएगी, आपकी डायबिटीज की दवाई बंद। या तो वैसा करें या आपके डॉक्टर को सलाह करके करें। हाँ जी, नेक्स्ट। कुछ मैं और क्वेश्चंस ले लूं? अश्लेषा के, हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या नाम है? अश्लेषा। अश्लेषा के, ओके, बोले। Still my doctor giving sometimes gluconorm and isomate 50,000. That's it. नहीं, Okay, इनके- wait a minute. हाँ जी, One more question. शेफाली अग्रवाल। शेफा नहीं, इनके डॉक्टर जो हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनके डॉक्टर अभी भी उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट चालू है। तो आप अगर आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगे तो आप अपनी दवाइयों को रीशेड्यूल करना शुरू करें। रीशेड्यूलिंग तब तक ना करें जब तक आपकी ब्लड शुगर 110 के नीचे ना दिखने लगे फास्टिंग में। चाहे आप उपवास रख लें, उपवास के बाद में अगर आपकी लंच तक फास्टिंग में आ गई 110 के नीचे, तो दवाई का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर LDCF डाइट लें। तो वो आप खुद के समझ से कॉन्शियसली ब्लड शुगर चेक करते हुए कर सकते हैं। अश्लेषा के का प्रॉपर क्वेश्चन। अश्लेषा के, हाँ। Can you please tell me what stage I am at? 5.2 height, 70 weight, fasting comes at 98 और 102। एक मिनट, 5.2 हाइट है, 70 weight। 70 वेट है। 5.2 का मतलब है 50-55 किलो वजन होना चाहिए। 72 मतलब अभी भी 15 से 20 किलो वजन ज़्यादा है। फीमेल है ना? हाँ, तो 50 होना चाहिए, 20 किलो ऊपर है। हाँ, आगे। And max 108 fasting sugar, and after meal 140 to 170. HbA1c, HbA1c is 5.6 and I'm diabetic. परफेक्ट डायबिटिक है। दवाइयाँ चल रही हैं अभी?
हाँ, उन्होंने ये कहा था ना कि स्टिल माय डॉक्टर इज गिविंग मी ग्लूकोनॉम एंड आइसोमेट। तो अब दवाइयाँ बंद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि 108 इधर आ गई है और उधर भी खाना इसके पोस्ट पेरेंडियल जो है वो 160 170 के आसपास है। अब अगर आप LDCF डाइट को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपकी दवाइयाँ बंद होने का समय आ चुका है। जैसा मैंने कहा 110 के अगर नीचे, अब सपोज करो 108 है, आपने गोली नहीं खाया, आपने ब्रेकफास्ट लिया LDCF डाइट का, तो कितना बढ़ेगा ब्लड शुगर? 160, 170, 180, 190, सेफ रेंज में है ना। और अगर 110 है फास्टिंग में, तो ये अनसेफ तो नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर शुगर 140 तक है तो इट इज सेफ। खाना खाने के बाद में नॉर्मल इंसान की भी 140 होती है, तो 110 वैसे देखा जाए तो इट इज सेफ रेंज। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप दवाइयों को रीशेड्यूल करना शुरू करें। डॉक्टर सुपरविजन में करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर समझ करके फिर इसको करना शुरू कर देना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या होगा मालूम है? किसी दिन आपको चक्कर आने लगेगा, आपकी ब्लड शुगर लो हो जाएगी, फिर डॉक्टर बोलेंगे आपको आप खाते नहीं है बराबर से, खाइए, चॉकलेट खाइए और भोजन खाइए और फिर दवाइयों के डोज बढ़ाइए। तो वो उस विशियस साइकिल में आपको ले जाते हैं। बजाय उस साइकिल में आने के आप रिवर्स करिए, यू टर्न मारिए। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट मैं लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, फिर अपन आज के सेशन को क्लोज करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी इंसुलिन फास्टिंग 130 है, मैं 3 महीने से ग्लूको फ्री ले रहा हूँ तथा डाइट मैनेज कर रहा हूँ, मेरा वजन 2 किलो कम हुआ है। आलोक कुमार जी, अब ये जो है अगर 133 है फास्टिंग के अंदर, तो मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ कि अगर फास्टिंग में 133 आ गई है, इनकी दवाइयाँ सारी छूट चुकी हैं, तो ऐसी कंडीशन में मॉर्निंग के अंदर एक्सरसाइजेस का सेशन, योगाभ्यास का सेशन, मॉर्निंग मील स्केप, 2 किलो वजन कम हुआ है, आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए, लंच के पहले ब्लड शुगर करिए, वो 110 तक आ गई, 100 तक आ गई, आप अपना नॉर्मल मील लीजिए, LDCF डाइट के हिसाब से नॉर्मल हो जाएगा। ये एक्सरसाइज का शेड्यूल ऐड करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी मॉर्निंग की भी ब्लड शुगर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में एक मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद में इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। आपके पास है कोई क्वेश्चन? चलो आपका ले लीजिए, फिर हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे। हाँ बोले। कौन? नेहल गांधी फ्रॉम फेसबुक। हाँ बोले। मेरी डायबिटीज 3 साल से है। डायबिटीज 3 साल से है, ओके। कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे और बताइए कि मेरी डायबिटीज को रिवर्सल करना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज देखिए आपको डायबिटीज में जो फर्स्ट टेस्ट आप कराएंगे ना, वो रहेगा CBC, ESR, CRP, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, इसके साथ में HbA1c, होमा IR और C पेप्टाइड, फास्टिंग इंसुलिन, हाँ, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ये सारे ब्लड टेस्ट कायदे से कराने चाहिए, पर किसी डॉक्टर से लिखवा के करें तो बेहतर रहेगा, जिससे वो उनको इंटरप्रिटेट करके आपको गाइड कर सके। ऐसा आंख बंद करके मेरे कहने पे, या फिर अगर आप कराएंगे भी तो उसको इंटरप्रिटेट करने में आपको तकलीफ होगा, इसके लिए सपोर्ट लेकर के फिर अकॉर्डिंगली करें। हाँ, आगे क्या बोलते हैं? मुझे जब मुझे डायबिटीज हुआ था तब मेरा वजन 74 kg था। ओके। और अब मेरा वजन 67 पर ले आया हूँ। 74 से 67 सेंटीमीटर है। 74 से 67 kg वेट आ गया है, 167 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। अब देखिए यहाँ पे मैं यही बात आपको बोलता हूँ, अगर आप ये रिवर्सल वेट लॉस, डॉक्टर्स क्या बोल देते हैं, आप वजन घटा लीजिए आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। भाई वजन घटाने से डायबिटीज ना ठीक होगी, आपके डायबिटीज का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यू हैमर ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस, नॉट ऑन वेट लॉस ओनली। आपको वेट लॉस करना है, परंतु वो देखिए जो ह्यूमन ट्रायल हुआ, मैं वापस उसके बारे में बात करूंगा। बैरिएटिक सर्जरी बोला, लो कार्ब डाइट बोला, अब लो कैलोरी डाइट बोला। लो कैलोरी डाइट किसके लिए सूटेबल है? जिसका वजन बहुत ज्यादा है, तो लो कैलोरी के साथ में लो कार्ब भी हो गया। मेन है लो कार्ब डाइट करेंगे तो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीगेन करने में मदद मिलेगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मेंटेन रहेगा, पर वेट लॉस हो सकता है अगर आपने काफी एक्सरसाइजेस की तो। ठीक है, तो आप प्रॉपर, या मान लीजिए आप 200 ग्राम कार्ब खा के वेट लॉस करते रहे, 150 ग्राम खा के करते रहे, आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा पर डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा।
इसके लिए आप प्रॉपर 70 से 100 ग्राम या 50 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पे आइए। साथ में जो इसके प्रॉपर हर्ब्स हैं जैसे सप्लीमेंट्स हैं वो लीजिए, रिवर्सल में वो मदद करते हैं, आपकी डायबिटीज़ ज़रूर रिवर्स होगी। और जो इसके ब्लड टेस्ट हैं वो मॉनिटर करते जाइए, हर 2 महीने के अंदर ब्लड टेस्ट मॉनिटर, और आखिरी में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ये होगा। हाँ जी, ठीक है। तो इसके साथ में हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेरीज हैं आप सबमिट करें, मेरे असिस्टेंट, मेरी टीम और मैं आपकी मदद करेंगे। और यदि आपको डायबिटीज़ रिवर्सल के कोर्स में एनरोल होना है तो उसके लिए भी आप मेरे असिस्टेंट से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।